अभी नहीं तो कभी नहीं आरआरबी ग्रुप डी बैच में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू गुप्ता। आज हम लोग नए चैप्टर से आगाज करने वाले हैं और वो है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को अगर समझ लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं यदि प्रतिशत हमें समझ में आ जाए। और मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि प्रतिशत को बेसिक टू स्टैंडर्ड, बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड तक ले जाएंगे और आरआरबी एग्जाम्स में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगा प्रतिशत से, ये मेरी गारंटी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले प्रतिशत का मतलब। प्रतिशत का मतलब होता क्या? प्रतिशत, प्रतिशत, सत मतलब शतक, शतक मतलब क्या? 100, प्रति 100, प्रति 100। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? प्रतिशत का सिंबल होता है कुछ इस तरीके का, प्रतिशत का सिंबल। और अगर प्रतिशत के सिंबल के बदले अगर 1/100 लिख दे तो बिल्कुल सही होगा। या तो प्रतिशत का सिंबल लिखिए फिर 1/100 लिखिए। प्रति 100, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। यानी कि यह हुआ कि यदि किसी भी वस्तु को 100 के तुलना में बताया जाता है तो उसे प्रतिशत बोलते हैं। किसी भी वस्तु को 100 के तुलना में बताया जाता है तो उसे प्रतिशत बोल देते हैं। सिंपल सा। सपोज करते हैं, ले लेते हैं एप्पल को। हमने एक एप्पल लिया तो यह हमारा जो एक एप्पल है वो अपने आप में क्या है? 100%। ये एप्पल 100%। हमने क्या किया? एप्पल का आधा भाग लिया, एप्पल का बिल्कुल आधा हमने लिया तो हम क्या बोलेंगे? हमें 50% मिला एप्पल। 50% का मतलब कितना? 50/100। यानी कुल 100 भाग में से 50 भाग यानी 1/2, यानी आधा हमें एप्पल मिला। तो हमें इस कंसेप्ट को समझना है कि कोई भी वस्तु, सिंगल वस्तु अपने आप में 100% होता है। सपोज करते हैं कि सोहन के पास 50 रुपये है तो ये इसके पास जो 50 रुपये वो अपने आप में 100% है। अगर हम उसका 25 रुपये ले लेते हैं तो उस पैसे का 50% हम ले लेते हैं, यानी कि आधा ले लेते हैं। तो हमें इस कंसेप्ट को बिल्कुल समझ लेना है और इस कंसेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन प्रतिशत का समझ में आने लगता है। तो चलिए अब पहला बात सीखते हैं हम लोग, और वो बात कौन सा है? तो परसेंट टू रेशियो में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। यानी कि यदि परसेंट में कोई चीज़ दिया रहा है उसे हमें रेशियो में बदलना है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक, प्रतिशत में 25% दिया हुआ है, अब 25% को हमें भिन्न में बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 25% के बदला अभी हमने सिखाया, प्रतिशत के बदला 1/100 लिख सकते हैं हम लोग। यानी प्रतिशत के बदला गुने 1/100 लिख देंगे तो हो जाएगा 25/100, यानी 25 चौका 100, 1/4। तो चलिए सीखते हैं पहला चीज़, और वह है परसेंट टू रेशियो, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी कि वैल्यू प्रतिशत में दिया रहेगा और हमें भिन्न में बदलना है, रेशियो में बदलना है। जैसे यहाँ पर देख सकते 25% वैल्यू है, उसे हमें रेशियो में बदलना है। तो 25% के बदले पर क्या रखेंगे? अभी हमने बताया प्रतिशत के बदले हम 1/100 लिख सकते हैं। तो 25 गुने 1/100 कर देंगे, 25 चौका 100, 1/4। 25% को 1/4 लिख सकते हैं भिन्न में, रेशियो में। उसी प्रकार से 15% दिया रहेगा तो 15% को 15 गुने 1/100 यानी कि कितना? 5 तिया 15, 20 पाँचे 100, 3/20 लिख सकते हैं। यदि 35% दिया रहे तो 35% को कितना लिख सकते हैं? 35 गुने 1/100।
अब यहाँ गुणे 1/100 न लिख के सीधे हम लोग ऐसे लिखते हैं 35% को यदि हमें भिन्न में बदलना हो, रेशियो में बदलना हो, तो 35/100 लिख देते हैं। 5 7 35, 20 5 100, 7/20। तो हम लोग परसेंट से रेशियो में बदलना सीख लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीख लिए कि किस तरीके से आसानी से परसेंटेज को रेशियो में बदलते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है क्वेश्चंस में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है हमारा परसेंट टू डेसिमल, यानी कि प्रतिशत से दशमलव में बदलना। प्रतिशत से हमें अब दशमलव में बदलना है। कैसे होगा? कोई भी वैल्यू प्रतिशत में दिया है उसे दशमलव में बदलना है। जैसे कि 25% ही है, हमें प्रतिशत में दिया उसे दशमलव में बदलना है। तो सबसे पहले हम लोग किस में बदलेंगे? रेशियो में, यानी कि भिन्न में, और फिर रेशियो को हम लोग दशमलव में यानी कि डेसिमल में बदल लेंगे। कुछ इस तरीके से 25% को 25/100 लिख सकते हैं। 25/100 यानी 1/4। अब 1 में 4 से अगर हम भागा दे तो 0.25 आएगा, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट भी भागा दे तो 0.25 आएगा। यानी कि प्रतिशत को हम लोग डेसिमल में बदल सकते हैं कुछ इस तरीकों से। 5% को हमें डेसिमल में बदलना है तो 5/100 सबसे पहले हम भिन्न में बदलेंगे, और भिन्न से 0.05 डेसिमल में आएगा। अगर हमें दिया रहे 78% तो 78/78/100 यानी कि 0.78। इस तरीके से हम लोग परसेंट से डेसिमल में बदलते हैं किसी भी वैल्यू को। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि रेशियो को परसेंट में कैसे बदलते हैं, यानी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। इस चीज़ को सीखते हैं। कुछ वैल्यू को लेते हैं और परसेंट में बदलते हैं। चलिए, हमारे पास एक वैल्यू है 1/4, एक भिन्न है 1/4, उसे हमें परसेंट में बदलना है यानी प्रतिशत में बदलना। तो 1/4 को 100 से गुना कर देंगे तो 25 चौका 100 यानी 25% प्रतिशत में बदल गया। हमने शुरुआत में भी बताया कि कोई भी चीज़ को अगर 100 से तुलना कर दिया जाए तो वो प्रतिशत कहलाता है। अगर एक चीज़ को 100 से तुलना करें तो 100% कहलाएगा। 1/2 चीज़ को अगर 100 से तुलना करेंगे तो फिर वो कितना कहलाएगा? उसका आधा यानी 50%। यानी कि कोई भी चीज़ को अगर 100 से तुलना करते हैं तो वह 100 उससे क्या होता है? गुणा हो जाता है। यानी यहाँ पर अब समझेंगे कि अगर हमें भिन्न 1/4 दिया हो और उसको हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हमें 100 से तुलना करना होगा, और 100 से तुलना करने का मतलब यह कि उससे गुणा करना होगा। तो 1/4 को 100 से गुणा किया तो 25% है। वेरी सिंपल। 1/2 है, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है। 1/2 गुने 100 कर देते हैं, कितना आ जाता है? 50% आ जाता है। सिंपल से। अगर हमारे पास 2/3 दिया रहा है कोई भिन्न, उसे प्रतिशत में बदलना है तो 2/3 गुने 100 कर देंगे तो 66.66% आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से कोई भी नंबर 1/8 हो और 1/8 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 1/8 गुने 100 कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 12.5% आ जाएगा। 12.5%। तो हम लोग सीख लिए कि रेशियो को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू परसेंट, दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब कोई वैल्यू दशमलव में दिया हो और उन्हें प्रतिशत में बदलना हो, जैसे 0.25, ये वैल्यू दशमलव में दिया, हमें प्रतिशत में बदलना है। बहुत ही आसान है। हम अभी तुरंत बताएं कि कोई भी चीज़ को अगर 100 से तुलना करें तो प्रतिशत कहलाता है, और तुलना करने के लिए 100 से गुणा कर दे रहे हैं। यानी कि अगर भिन्न है तो भिन्न को 100 से गुणा करते तो प्रतिशत में बदल जाता। तो अगर वह डेसिमल में दिया है तो डेसिमल को भी यदि 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। यानी 0.25 को अगर 100 से गुणा कर दे
तो वो 25% के बराबर हो। अब ये बात कैसे सही हुआ, तो 0.25 को हम लोग सबसे पहले किस में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलेंगे, तो 25/100 हो, और 25/100 को 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 25%। तो हम लोग डायरेक्ट ही क्यों ना कर ले, हम लोगों को भिन्न में बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ही डेसिमल दशमलव वाले नंबर को 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल सकते हैं। 0.01 अगर कोई वैल्यू दिया है तो 0.01 को 100 से गुणा कर दे तो 1% आ जाता है। तो डेसिमल से प्रतिशत यानी परसेंटेज में बदलना बहुत ही आसान है। 0.025 दिया हो तो हम लोग इसको भी प्रतिशत में बदल सकते हैं, 0.025 गुणे 100 करते तो आ जाता है 2.5%, 2.5%। तो हम लोग दशमलव से प्रतिशत में आसानी से बदल सकते हैं। अब हम लोग इस टेबल को ध्यान से देखेंगे। इस टेबल में रेशियो का मान प्रतिशत में दे रखा है, और इन सभी रेशियो के मान प्रतिशत में हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले प्रश्न में हम बताने वाले हैं कि इसका कितना ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सभी रेशियो का मान प्रतिशत में हमें याद होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो प्रतिशत में मान दे रखा है, अगर कोई रेशियो 1 होता है, एक का मतलब 100%, अगर रेशियो 1/2 होता है तो इसका मतलब 50%। कैसे, 1/2 को 100 से गुणा कर देते हैं तो 50% आ जाता है। यदि भिन्न रेशियो 1/3 हो तो 1/3 गुणे 100 कर दे तो 33.33% आ जाता है। 1/4 गुणे 100 कर दे तो 25% आ जाता है। 1/5 गुणे 100 कर दे तो 20% आ जाता है। 1/6 गुणे 100 कर दे तो 16.66% आ जाता है। कटाकर देख सकते हैं आप। 1/7 गुणे 100% करें तो 14.28% आता है। आप देख सकते हैं, अप्रॉक्स में मान होगा ये। 1/9 गुणे 100 कर देंगे तो 11.11% आ जाएगा। 1/10 गुणे 100 कर दें तो 10% आ जाएगा। 1/11 गुणे 100 कर दे तो 9.09% आ जाएगा। 1/12 गुणे 100 करेंगे तो 8.33% आएगा। वैसे ही 7.69%, 1/13, 1/14 का 7.14, 1/16, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40। अब यहां पर देखेंगे 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%, 3/2 का मतलब कितना 150%, 3/2 यानी कितना 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1:1/2, यानी 1 का तो 100% हो गया, 1/2 का 50% होता है, तो यानी कुल कितना हो गया 150%। ठीक है। उसी प्रकार से 2/3 का जो मान होगा 66.66%। कैसे होगा, 2/3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/3 गुणे 2। 1/3 का मान 33.33%, गुणे कर देते हैं 2 तो आ जाता है कितना 66.66%। वैसे ही 5/7 का मान 71.40% है। 5/7 का मान 71.40% है, तो 1/7 गुणे 5 अगर लिख दे तो 1/7 का मान 14.28% है, तो 14.28 गुणे 5 कर देंगे तो आ जाएगा 71.40%। कुछ इस तरीके से हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से। तो चलिए अब कुछ प्रश्न को करते हैं और सीखते हैं कि इसका कहाँ पे जरूरत है। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है 116:2/3% है, उसे हमें भिन्न में बदलना है, यानी कि रेशियो में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो बहुत सिंपल सा है।
116:2/3% को 100% जोड़ 16:2/3% लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि 100% का मान रेशियो में भिन्न में 1 होता है, जोड़ 16:2/3% को 16.66% लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 3 से भागा देंगे तो 0.66 आएगा, यानी कि 16.66%। अब 16.66% किसका मान होता है? तो 1 + 1/6 का मान होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं इस टेबल से 1/6 का मान 16.66% होता है। अब क्या करेंगे? अब दोनों को जोड़ लेंगे। 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7/6, यानी कि 116:2/3% को 7/6 हम लोग लिख सकते हैं रेशियो में भिन्न में। हम लोग का अगला प्रश्न है 128.56% है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। इसी प्रकार से जैसे पहला प्रश्न को किया वैसे दूसरे प्रश्न को भी करेंगे। 100% जोड़ 28.56%। ध्यान देंगे यहाँ की 100% को रेशियो में बदलेंगे तो 1 और 28.56% 14.28% का दुगुना है, और 14.28% का मान होता है 1/7 रेशियो में। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ठीक, टेबल में जितना भी वैल्यू दिया हुआ है वो सब याद होना चाहिए, तभी प्रश्न बनेंगे। 14.28% बराबर 1/7। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 14.28% गुने 2 लिख सकते हैं। तो 1 जोड़ 1/7 14.28 का गुने 2 कर देते हैं तो 1 + 2/7 हो जाता है। तो जोड़ लेंगे तो 9/7 आ जाएगा रेशियो, यानी 128.56% का मान भिन्न में रेशियो में 9/7 होगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 5/6। अगला क्वेश्चन है 5/6, यानी कि भिन्न में दिया, हमें प्रतिशत में बदलना है, यानी कि रेशियो में बदलना है। कैसे बदलेंगे? ध्यान दीजिए। 5/6 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 1/6। अब क्या करेंगे कि 5 गुणे 1/6 का मान आप टेबल तालिका में देख सकते हैं। 1/6 का मान है 16.66%। करेंगे क्या कि 1/6 की जगह रखेंगे 16.66%। अब फिर क्या करेंगे कि 5 गुने 16.66% कर देंगे तो प्रतिशत में मान निकल जाएगा, वैसे भी निकल जाएगा और ऐसे भी निकल जाएगा। 5 गुने 16.66% को 16:2/3% भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 2/3 का मान 0.66 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं 16.66% को 16:2/3%। अब करना क्या है कि 5 का गुणा 16 में भी करेंगे और 5 का गुणा 2/3 में भी करेंगे। तो 5 का गुणा 16 में करेंगे तो 16×5 = 80, जोड़ 5 का गुणा 2/3 में करेंगे तो 10/3। अब क्या करेंगे तो 80 + 3:1/3, यानी 3:1/3 होगा। तो 80 में 3 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 83:1/3। तो 83:1/3% हो जाएगा मान किसका? 5/6, यानी 5/6 जो रेशियो में दिया है उसका प्रतिशत में मान 83:1/3% हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वो भी रेशियो में दिया हुआ है और वो प्रश्न है 4/7। 4/7 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 4 गुने 1/7 लिख सकते हैं। अब 4 गुने 1/7 का मान यहाँ दिया हुआ है तालिका में 14.28%। अब 1/7 के जगह पे 14.28% लिख देंगे। अब अगला वाला स्टेप में 4 गुने इतना भी कर सकते हैं तो प्रतिशत का मान निकल जाएगा 4/7 का, नहीं तो 4 गुने 14.28% को लिख सकते हैं 14:2/7%। ये कैसे होगा? तो जब 1/7 का मान 14
पॉइंट समथिंग आ रहा है तो 2/7 का मान हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा 14 दूनी 28 यानी 0.28%। ठीक, 1/7 का मान 0.14 होगा तो 2/7 का मान उसका दुगुना 0.28 होगा, तो 0.28 की जगह पे 2/7 और 14 जीव का त्यों रखे, तो 4 गुने 14 = 2/7%। अब करना क्या है, दोनों में गुणा करना बारी बारी से, तो 14 चौका 56 प्लस होगा 4 का गुना इससे करते हैं तो 8/7 हो जाएगा। 56 प्लस 1:1/7, 7 से कम 7, 1:1/7, तो 56 1 57:1/7%, यानी 4/7 जो भिन्न में वैल्यू दिया है उसका मान होगा प्रतिशत में 57:1/7%। ठीक है, अब और भी कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे एक और प्रश्न है हमारे पास, और वो प्रश्न है x + 64 बराबर x गुने 157:1/7%। तो हमें मान निकालना है x का कि x का क्या मान होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ प्रतिशत में मान दिया है तो सबसे पहले प्रतिशत वाले मान को हमें किस में बदलना है, तो हमें भिन्न में बदलना है, रेशियो में बदलना है। तो x + 64 बराबर x गुणे, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 157:1/7% को रेशियो में बदलने में थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन हमने तरीका बताया है कि 100% प्लस 57:1/7% लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि x + 64 बराबर x गुणे 100% का रेशियो में वैल्यू 1 होता है, प्लस 57:1/7 किसका मान हो, 1/7 आया। ध्यान दीजिएगा कि 1/7 यानी 1/7 वाला से रिलेशन है कहीं ना कहीं कि 1/7 का जो प्रतिशत मान है वो 14.28% है, और इसका हम कितना गुना कर देंगे कि 57:1/7% के लगभग बराबर आ जाएगा। तो इसका 4 से अगर गुना करें तो 14 चौके 56 और 28 यानी लगभग 30 अगर मान के चले तो 30 चौका 120 यानी 1.2 और जुड़ेगा तो 57.2 आ रहा है, यानी लगभग अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू आ रहा है। इसको अगर कटाएंगे तो 57.14% आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका लगभग में वही मान हो रहा है, तो हम लोग अनुपात भिन्न में वही रखेंगे, यानी कि क्या रखेंगे, तो 57:1/7% को हम लोग लिख सकते हैं 4/7। 4/7 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 4 गुने 14.28% इसको लिख सकते थे, तो 4 गुने 14.28% का मान 1/7, तो गुना करेंगे तो 4/7 आएगा। अब क्या करेंगे, तो x + 64 बराबर x गुणे 7 और 4 11/7। अब x को इधर लाए या इसको इधर ले जाए, तो x को इधर लाते हैं तो 64 बराबर 4/7 x हो जाएगा, क्योंकि 11/7 में से x घटेगा तो 4/7 बचेगा, तो x बराबर 64/4 गुने 7, तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 16 7 112 आएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 112। एक और प्रश्न देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ कंसेप्ट्स को भी सीखेंगे। तो चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा बेसिक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि 50 का कितना प्रतिशत 20 है। ठीक है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत 20 है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि 20 का प्रतिशत पूछ रहा है, किसके तुलना पूछ रहा है, 50 के तुलना पूछ रहा है, यानी 50 का कितना प्रतिशत 20 है, यानी 20 का प्रतिशत मान पूछ रहा है, 50 के तुलना में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर होता है, तो हर में हमेशा तुलना जिसे किया जाता है वो होगा, और अंश में जिसका प्रतिशत मान निकलना वो होगा, और प्रतिशत निकालना इसलिए गुणा करेंगे, यानी कि 20 का प्रतिशत मान निकलना है तो 20 अंश में रहेगा और 50 के तुलना में निकलना 50 हर में होगा, प्रतिशत निकालना है, गुणा करेंगे 100 से
तो हो जाएगा 1 0 कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, तो 20 बार में। तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40%, यानी 50 का 20 कितना प्रतिशत है, तो 40% है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ कंसेप्ट को भी हम लोग सीख लेते हैं। पहला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, और यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, इसको आप ट्रिक मानो या फिर आप इसको केवल समझ लो। ठीक है, इसमें ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है, केवल समझने की बस ज़रूरत है। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया, अभी जैसे पिछला क्वेश्चन हमने कराया उसी पे आधारित ये कंसेप्ट है, बिल्कुल उसी पे आधारित है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम शुरुआत में ही ए का मान मान लिए है 40 और बी का मान मान लिया 80। तब हमें अब क्या करना है देख लेते हैं। प्रश्न पहला, ये क्वेश्चन ही है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। कहता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है। तो ये तो पॉसिबल है ना, हम लोग निकाल सकते हैं ए बी का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, ए 40 है। ठीक, ए का प्रतिशत मान पूछ रहा है बी के तुलना में। हम अभी सीखा है कि ए का प्रतिशत मान पूछ रहा है बी के तुलना में, तो प्रतिशत मान जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर में रखेंगे, यानी कि अंश में रखेंगे, और जिसके तुलना में पूछ रहा है उसको रखेंगे हर में, यानी कि 80। बी का मान कितना, 80। आप प्रतिशत मान पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी 2 से कटेगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 50%। क्लियर, आसानी से निकल जाएगा, यानी कि ये वाला केस तो पॉसिबल है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। बी ए का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। बी का प्रतिशत मान पूछ रहा है किसके तुलना में, ए के तुलना में। तो बी कहाँ जाएगा, ऊपर में, ए कहाँ आएगा, नीचे में। गुणा कितना से होगा, 100 से। तो ये कटेगा 2 बार में, कितना हो जाएगा, 200%। यानी कि बी ए के तुलना में कितना प्रतिशत है, तो 200% है। तो ये भी प्रश्न पॉसिबल है, ये भी क्वेश्चन पॉसिबल है। प्रश्न संख्या 3, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए कितना प्रतिशत ज्यादा है बी के तुलना में। तो ए का प्रतिशत मान अभी भी पूछ रहा है कि ए कितना प्रतिशत ज्यादा बी के तुलना में। तो बी का तुलना कर रहा है तो बट्टे में तो 80 होगा बी का मान। ए कितना प्रतिशत ज्यादा, अब ये बताए कि ए ज्यादा है कि कम है, कम है। तो ज्यादा का कोई सवाल नहीं उठता है, तो ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्रॉस का चिन्ह है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए का मान बी के मान से छोटा है, तो फिर ज्यादा प्रतिशत मान कैसे निकलेगा। अगला देख लेते, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, यानी कि बी से ए कितना प्रतिशत कम है। ठीक, ए का प्रतिशत मान पूछ रहा है बी के तुलना में, जिसके तुलना में कर रहा है उसको सबसे पहले बट्टे में रख लो। ए कितना प्रतिशत कम है, यानी कितना कम है सबसे पहले निकालेंगे, तो ए बी के तुलना में 40 कम है। प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करेंगे, कट के आ जाएगा 50% कम है। ये पॉसिबल है। अगला देख लेते हैं, बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, यानी बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए के तुलना ए रखेंगे 40 बट्टे में, बी कितना प्रतिशत कम है, बी ए के तुलना में कम नहीं है, ज्यादा है। तो ये पॉसिबल नहीं है क्वेश्चन, इसलिए क्रॉस लगाया हुआ है। ठीक है, और लास्ट है इसका, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ए के तुलना कर रहा है तो ए रहेगा 40, बी कितना प्रतिशत ज्यादा है ए के तुलना में, तो ए के तुलना में बी 40 ज्यादा है, यानी कि 40 रखेंगे, गुणे कर देंगे कितना 100, तो कट के कितना आ जाएगा, तो 100%, यानी कि बी ए के तुलना में कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो 100% ज्यादा है। इन जो कंसेप्ट हमने बताया दोस्तों, इन कंसेप्ट को आपको ध्यान से दिमाग में बैठा के रखना है। इन कंसेप्ट पर आधारित बहुत सारे प्रश्न होते हैं और प्रतिशत में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और आगे भी अब हम लोग देखते हैं। अभी हमने प्रतिशत के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखा है, और अब हम लोग कुछ और भी प्रतिशत से कंसेप्ट से सीखेंगे, लेकिन अब क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं उसी पे आधारित क्वेश्चंस कराए जाएंगे, और उनकी स्पेशल कंसेप्ट्स को सीखेंगे, उनकी ट्रिक्स को सीखेंगे, और बिना ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं,
और हमारा पहला प्रश्न यह है कि किसी संख्या का 5% 99 है तो उसी संख्या का 100% कितना होगा। यानी कि 5% का मान 99 दिया है तो 100% का मान कितना होगा। कोई भी संख्या हो, 5% का मान तो 99 दे ही दिया है, तो 1% का मान तो निकाल ही सकते हैं। 99 में 5 से भागा दे देंगे तो 1% का मान निकल जाएगा। पूछ रहा है 100% का मान, 1% का मान 99/5, तो 100% का मान 99/5 गुने 100 करते हैं। 20 5 100, 99 दूना कितना हो जाएगा, तो 198, एक जीरो बैठ जाएगा, 1980 आंसर आएगा। यानी कि वह संख्या कौन सा होगा, तो वह संख्या 1980 होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, 500 में 25% की वृद्धि करने पर नया संख्या का मान बताइए। 500 में 25% की वृद्धि करने पर नया संख्या का मान बताइए। हमने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज को अगर लेते हो, कोई सिंगल चीज को, तो अपने आप में ही 100% होता है, और उस पर 25% बढ़ाना है, यानी कि इसका 25% बढ़ा देना है, यानी 125% करना है। तो 500 का 125% हम लोग निकाल सकते हैं। 500 का 125% निकाल सकते हैं। 500 100% के बराबर, तो 1% का मान 500/100, यानी 500 को 100 से भागा दे देंगे, यानी 100% का मान 500 है, तो 1% का मान कितना, 500/100। ठीक, और हमें निकालना है 125%, गुना कर देंगे कितना से, 125 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 125 गुने 5 कर देते हैं तो कितना आ जाता है, तो 525 625, यानी कि कितना आंसर आएगा इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 625। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। किसी संख्या का 20% 60 के 12% के बराबर हो तो संख्या निकाले। यहाँ निकाले होगा। ठीक है, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या यानी कोई एक्स संख्या, उसका का मतलब गुणा 20%, 60 के 12%, 60 के मतलब गुणा 12% के बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 तिया 60 हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा 12 तिया 36, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 70 का 14.28% कितना होगा। 70 का मतलब गुणा 14.28%। अब 14.28% को रेशियो में लिखते हैं 1/7। तो हम लोग क्या करेंगे कि 70 गुणे 1/7 कर देंगे, 10 बार में कट किया, आंसर आ जाएगा कितना, 10। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। 96 का 12.5% कितना होगा। 96 का मतलब गुणा 12.5%, 12.5% का रेशियो मान 1/8 होता है। 96 गुने 1/8 करते हैं, 12 8 96 होता है, यानी कि 12 आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 100 का 3/5 का 20% का 30% क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 100 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा 3/5 का मतलब गुणा 20% का गुणा और 30% हो जाएगा। तो हमें बताना है कि क्या होगा। तो 100 का 3/5 गुणे 20% को 20/100 लिखेंगे, गुणे 30% को 30/100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल आउट, 2 जीरो 1 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का कैंसिल आउट, 3 दूना 6, 36 18/5, 18/5 को कटाएंगे तो 3.6 होगा। 3 5 15, 5 छके 15 और 5 छके 30 हो जाएगा, तो 3.6 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 360 का 66.66% प्लस 255 का 6.66% का मान क्या होगा। 360 का मतलब गुणा 66.66% जोड़ 255 का मतलब गुणा 6.66%। ध्यान देंगे कि 66.66% का मान होता है 2/3। कैसे होगा, 1/3 बराबर होता है 33.33%। दोनों तरफ गुणा कर देते हैं 2 से, तो 2/3 बराबर हो जाएगा 66.66%। ठीक, तो
66.66% को रेशियो में 2/3 लिख सकते हैं। अब 6.66% का मान कहाँ से आएगा, तो इसको 100 से गुणा करते हैं तो इधर 100 से भागा देंगे तो इधर भी 100 से भागा देंगे तो 2/30 बराबर हो जाएगा 6.66%। 2 कट जाएगा तो 1/15 बराबर 6.66%। तो 6.66% को 1/15 रेशियो में लिख सकते हैं और 66.66% को 2/3 रेशियो में लिख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, 360 गुणे 66.66% को हम लोग लिख सकते हैं 2/3 प्लस 255 को गुणे 6.66% को 1/15 लिख सकते हैं। यहाँ से कटाएंगे 120 बार में ये कट जाएगा, 120 दूना 240 ये हो जाएगा, प्लस में ये कट जाएगा 5 तिया 15 और ये कट जाएगा 5 25 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा कितना, ये 3 से फिर कट जाएगा 51 17 बार में, तो 17 यहाँ जुड़ेगा 240 प्लस 17 257 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि 1331 का 9.09% प्लस 156 का 58.33% बराबर क्या होगा। यानी कि हमें वैल्यू बताना है। तो यहाँ देखेंगे कि 1331 का मतलब गुणा 9.09% जोड़ 156 का मतलब गुणा 58.33%। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत को रेशियो में बदलेंगे। तो 9.09% का रेशियो मान होता है 1/11 पर 58.33% का रेशियो मान क्या होगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग रेशियो में बदलेंगे। ठीक, तो 58.33% को लिख सकते हैं 50% जोड़ 8.33% लिख सकते हैं। 50% का रेशियो मान 1/2 प्लस 8.33% का रेशियो मान 1/12 होता है। ठीक, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एलसीएम होगा 12, कुल होगा ऊपर में 7, तो 7/12 यानी कि 58.33% का मान 7/12 होगा। अब करना कुछ नहीं है, अब रेशियो का मान प्रतिशत को हटाकर रखना है। तो 1331 गुणे 9.09% के जगह पे मान होगा 1/11 जोड़ 156 गुणा है ना, गुणा 58.33% का मान है 7/12 कटा 2, 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 11 एकम 11 और इसको कटा 2, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 13 गुने 7 कर देंगे तो 121 गुने 1 121 जोड़ 13 गुने 7 13 7 91, 1 कितना हो जाएगा 2, 9 2 हो जाएगा 11, 1 हासिल कैरी किए थे 212, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा 212। यही आपकी आंसर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत में क्रमिक प्रतिशत वृद्धि होता है 20% तथा 50% की हो तो कुल वृद्धि प्रतिशत बताए। यानी कोई वस्तु की कीमत है, कुछ भी हो, एक्स हो, उस पर पहले 20% बढ़ाया गया, फिर बढ़े हुए पे 50% बढ़ा दिया गया, तो कुल वृद्धि प्रतिशत बताना है। ठीक है, कुल वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो हम लोग तो 100 मान कर भी बना सकते हैं कि 100 पे 20% बढ़ाएं तो 120 हुआ, 120 पे 50% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि कुल 100 पे कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा, तो 80/100 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 80% की वृद्धि हो जाएगी। ये तो 100 मानकर बना लिए, वस्तु की कीमत मानकर बना लिए। दूसरा तरीका है ट्रिक वाला, जो हम लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, x + y + xy बटा में 100, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो 20% की वृद्धि यानी कि 20 प्लस 50% की वृद्धि यानी 50 प्लस 20 गुने 50 बटा में 100, 50 दूना 100, दहा में कटा कितना आ जाएगा 10 50 60 20 80%, यानी कुल 80% की वृद्धि। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं कमी हो जाए तो क्या करेंगे, कमी हो जाता है तो फिर करना कुछ नहीं है, माइनस रखेंगे। यानी मान के चलो कि अगर 50% माने 20% की कमी होती, 20% की कमी होती और 50% की वृद्धि होती, ठीक है, 50% की वृद्धि होती, तो कैसे करते, तो जो कमी होता है उसको माइनस साइन के साथ लेंगे बस फार्मूला में। तो -20 + 50 प्लस -20 गुने 50 बटा में 100, इधर दिखेगा नहीं, ठीक है, इधर नहीं दिखेगा तो इस वाले स्लाइड पर देख लेते हैं। -20% जोड़ 50, प्रतिशत मत लिखिए,
50 प्लस माइनस 20 गुने 50 बटा में कितना 100, 50 दूना 100, ये 10 से कट जाएगा यानी माइनस 10। अब 50 में से 20 घटेगा तो 30, 30 में से प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 20% की कुल वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि यही प्रश्न जो अभी प्रश्न हमने सॉल्व किया 80% कुल वृद्धि आई है, यानी 20% और 50% का क्रमिक जो है वृद्धि हो रही है। तो हमें बताना है कि कुल वृद्धि कितना होगा। तो 20% का रेशियो मान होता है 1/5 और 50% का रेशियो मान होता है 1/2। ठीक, तो 5 यूनिट तो कुल था और 5 यूनिट कुल था और 1 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी कि 5 यूनिट से कितना हुआ 6 यूनिट हुआ। फिर दूसरे वाले केस में मतलब कि ये वृद्धि होने के बाद अब टोटल 2 यूनिट था और 1 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी 2 से कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, जो कटने वाला होगा तिरछा तिरछी कटाना है, ध्यान देना। 2 3 6 कट गया। ठीक है, तो अब कितना हुआ, ये कुल 5 हुआ, ये कितना हो गया तितरी का 9 होगा। ये जो बचेगा ये हो जाएगा ओरिजिनल मतलब वास्तविक कीमत और ये बढ़ा हुआ कीमत। ठीक है, तो कितना से बढ़ रहा है, तो 4 से बढ़ रहा है। ठीक है, वास्तविक कीमत 5 यूनिट, 4 यूनिट बढ़ा, तो वास्तविक कीमत और जो बढ़ा गुने 100, तो हम लोग करेंगे तो 20 चौका कितना होगा 80%। कितना हो जाएगा 80%। तो ऐसे भी बन सकता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% की वृद्धि और 50% की वृद्धि, इसको 1/5 और इसको 1/2 रेशियो में लिख सकते हैं। तो ये कुल जो इसकी जो रेशियो होगी यानी वृद्धि होने के बाद कुल 5 था हो जाएगा 6 और ये कुल 2 था हो जाएगा 3। तो 6/5 गुणे 3/2 गुणा कर देंगे सीधे, तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, ठीक है 5 तो गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 9/3 का 9/5। ठीक है, ये वाला इधर लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, यानी 9 कितना है 5 है। अब ये कुल तो 5 था, यानी कि कुल वास्तविक कीमत 5 था, बढ़कर कितना हो गया 9। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट की बढ़ोतरी हुई, 5 पे गुणे 100 कर देते हैं तो 20% हो जाएगा। तो एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से प्रतिशत में हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से, बस ये है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में क्रमिक प्रतिशत वृद्धि होता है 14.28% तथा 33.33%, तो कुल वृद्धि प्रतिशत बताएं। ठीक है, पिछले प्रश्न जैसा ये भी है, केवल प्रतिशत में अंतर ये कि डेसिमल में दिया हुआ है। तो 14.28% को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, रेशियो में 1/7, और 33.33% को हम लोग रेशियो में 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि पहले 7 था और 14.28% बढ़ने की वजह से 1 यूनिट बढ़ जाता है, यानी 7 से कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर पहले 3 था और 3 से 33.33% बढ़ने की वजह से 1 यूनिट और बढ़ जाता है, तो 3 से 4 हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल गुणा कर देते हैं। क्रॉस कटने लायक रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी कटा सकते हैं, लेकिन कटने लायक कुछ भी नहीं है। तो 7 या 21 हो जाएगा और 8 चौका 32 हो जाएगा। जो 21 होगा वो वास्तविक होगा और 32 जो होगा वो बढ़ा हुआ मतलब बढ़कर 32 हो जाता है, 21 से 32 हो जाता है। तो 21 से 32 होता है तो कितनी की वृद्धि होती है, तो 11 यूनिट की क्या होती है वृद्धि हो जाती है। किस पे वृद्धि होती है, तो 21 यूनिट पे वृद्धि होती है। तो 11 यूनिट का वृद्धि होती है 21 यूनिट पे, प्रतिशत में बदलना 100 से गुणा करेंगे तो 1100 बट्टे में 21 भागा दे देंगे तो 21 5 105 और 5 0 21 दूना 42, 8/21% आपका उत्तर आएगा, यानी 52:8/21% ये प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि यदि सी की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, बी की आय ए की आय से 25% ज़्यादा है, तो सी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को अलग अलग तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका ये होता है मानकर बनाने का, ए बी सी होता है। ठीक है, हम लोग प्रश्न को अंतिम से शुरू करते हैं, ऐसे प्रश्न को अंतिम से शुरू करते हैं, यानी बी का आय ए की आय से 25% ज़्यादा है, बी का आय ए की आय से। तो ए की आय अगर हम मान लेते हैं 100, तो बी का आय ए की आय से 25% ज़्यादा है, यानी प्लस 25%। तो 100 का 25% 25, यानी कि ए की आय से बी की आय 25 ज़्यादा है, यानी 125। फिर आगे बढ़ेंगे प्रश्न में, तो सी की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, यानी सी की आय यानी इसका बी की आय से 20% ज़्यादा है।
तो 125 का 20% 25 होगा, ठीक है। यानी कि 125 में 25 जोड़ देंगे तो C की आय हो जाएगी। और यहाँ पर 25% का मतलब प्लस 25 था, तो 100 में 25 जोड़े तो 125 हो गया। अब प्रश्न में पूछता है क्या कि C की आय A की आय का कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है। तो C की आय A की आय के तुलना में अगर देखें तो 50 ज़्यादा है, किसके तुलना में, तो 100 के। तो 50 ज़्यादा है 100 के तुलना में, गुने 100% निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 50%, ठीक। एक तो ये तरीका रहा। दूसरा तरीका एकदम क्वेश्चन के साथ चलेंगे। C की आय B की आय से 20% ज़्यादा है, ठीक। C की आय B की आय, ठीक, C की आय B की आय, तो C बटे B की आय 20% ज़्यादा है किसके तुलना में, C की आय 20% ज़्यादा है किसके तुलना में, तो B की आय के तुलना में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर B की आय 100% होगा तो C की आय 120 होगा, ठीक। यहाँ से कटाएंगे तो रेशियो आ जाएगा हमारा कितना का, तो C बटे B का जो रेशियो आएगा वो आएगा 6/5 का, ठीक है। 20 छक्के 120 और 20 पाँचे 100, ठीक है। अब यहाँ पर आगे में प्रश्न में देखेंगे कि B की आय A की आय से 25% ज़्यादा है, ठीक है। तो B की आय A की आय से, A की तुलना कर रहा है 25% ज़्यादा, यानी B की आय 25% ज़्यादा A की तुलना में। तो इसको भी हम मान लेंगे कि अगर A की आय 100 होगा तो B की आय कितना होगा, 125। तो 25 पाँचे 25 चौके रेशियो कितना आ जाएगा, 5/4 का। अब हमारे पास दो रेशियो है, C बटे B 6/5 और B बटे A 5/4। तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में B आ रहा है और B का जो रेशियो में मान आ रहा है 5 और इसमें भी 5, तो हमें बराबर करने की भी जरूरत नहीं है, रेशियो ये अपने आप बराबर है। यानी रेशियो कुछ इस तरीके से होगा, CBA, C रेशियो B रेशियो A कुछ इस तरीके से होगा 6:5:4, ठीक है। अब जो प्रश्न में पूछ रहा है वो हम लोग देखेंगे कि C की आय A की आय का कितना प्रतिशत है, C की आय यानी C की आय A की आय का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो 2 यूनिट ज़्यादा, ये 6 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, यानी C 2 यूनिट A के तुलना में ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें 2 यूनिट A के तुलना में बताना है, यानी 2/4 गुणे कितना करना है, 100, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 25, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, यानी कितना आ जाएगा, 50%। तो आप इस तरीके से भी प्रश्न को बना सकते हैं या फिर ऐसे मान कर भी बना सकते हो, या बहुत सारे इसके तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। क्या कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर ग्राहक को 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार चीनी की प्रारंभिक कमी के बाद कीमत रुपये प्रति किलो में ज्ञात करें, ठीक है। प्रश्न में ये कहता है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। अब चीनी की कीमत X रहा होगा, यानी कि X रुपये पर केजी अगर माने तो X रुपये पर केजी पहले रहा होगा शुरुआती में, ठीक है। 20% की कमी की वजह से वो 600 रुपये में, यानी ग्राहक द्वारा कुल जो खर्च किया जाता है वो 600 रुपये किया जाता है, ठीक है। शुरुआत में भी 600 रुपये किया गया और जब घटा फिर भी 600 रुपये किया गया। तो जब रेट घटा चीनी में की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो 20% की कमी होने की वजह से उसे 5 केजी अतिरिक्त चीनी मिल गया, ठीक है। 5 केजी अतिरिक्त चीनी मिला क्योंकि वो अपना खर्च पूर्ववत रख रहा है, यानी पहले भी 600 खर्चा करता था, अभी भी 600 खर्चा करता है, जबकि उसकी कीमत में कमी हुई तो चीनी तो ज़्यादा मिलेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि रेट कम हुआ और पैसा उतना ही खर्चा हो रहा है तो उसे चीनी अधिक मिलता है, वो भी 5 केजी। अब यहाँ देखेंगे कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो 20%। 20% को हम लोग किस में बदलेंगे, भिन्न में, यानी रेशियो में। 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100, क्योंकि प्रतिशत का मान 1/100 होता है। कटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1/5 होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 5 यूनिट टोटल है और उसमें से 1 यूनिट की कमी हो रही है, यानी यहाँ लिख सकते हैं 5 से 4 होता है, यानी कि 5 यूनिट पहले खर्च होता था, अब वो खर्च 4 यूनिट हो रहा है, क्योंकि 1 यूनिट की कमी हो रही है। 1 यूनिट मतलब कि 20%। 20% का मान यानी 1 यूनिट के बराबर होगा जब हम रेशियो में बदलते हैं। नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला जो घटा हुआ है, तो घटा हुआ कीमत 1 यूनिट और ओरिजिनल जो खर्च होता है वो 5 यूनिट। अब ग्राहक द्वारा रुपए में 600 रुपये खर्च किया जाता है, तो रुपए में 600 रुपये
और यूनिट में 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट बराबर 600 रुपये। 5 यूनिट बराबर 600 रुपये। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 600 में 5 से भागा दे देंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा रुपये 120। 120 12 5 60 120 रुपये, यानी 1 यूनिट का मतलब 120 रुपये। तो अब यहाँ पर वही बोलता है कि 5 यूनिट से 4 यूनिट यानी 1 यूनिट की कमी हो रही है, कीमत में 1 यूनिट की कमी हो रही है और 1 यूनिट का मतलब 120 रुपये का कमी हो रहा है। अब इस 120 रुपये का कमी होने की वजह से 5 केजी अतिरिक्त मिला, यानी 120 रुपये की वजह से 5 केजी अतिरिक्त चीनी मिला है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 केजी का जो रेट होगा वो कितना होगा। तो 120 रुपये घटा जब कीमत तब 120 रुपये की वजह से 5 केजी अधिक मिला है। ठीक, तो 1 केजी का अगर हमें निकालना हो तो 120 में 5 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौका 20, यानी कि 24 रुपये पर केजी। तो ये चीनी का क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ये घटा हुआ रेट है। अब अगर पूछ देता है कि शुरुआती रेट हमें बताना है, यानी कि शुरुआती कीमत हमें बताना है चीनी का, 20% घटने के बाद वाला कीमत नहीं बताना है, हमें शुरुआती कीमत बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये तो 20% घटा हुआ कीमत है, यानी कि ये 80% है, हमें इसका 100% निकालना है। तो ये तो 80% है, ये 24 रुपये 80% है, हम इसका 100% निकाल सकते हैं। कैसे, तो 24 को 80 से भागा देंगे तो 1% का मान निकलेगा, गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 3 की 24, तो कितना हो जाएगा 30 रुपये पर केजी। कितना हो जाएगा 30 रुपये पर केजी, यानी शुरुआती कीमत चीनी की कितनी थी 30 रुपये पर केजी और घटकर कितना आ गया 24 रुपये पर केजी जब 20% की कमी होती है तब। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, ऐसे ही बन जाएगा। प्रश्न जैसे जैसे पूछ रहा है वैसे करना है। ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा था। सबसे पहले ए बटा बी लिखेंगे, क्योंकि ए बी का ही कंपेयर कर रहा है, ए बी का तुलना कर रहा है, तो ए बटे बी लिख देंगे। ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, यानी ए की आय 20% ज़्यादा है किसके तुलना में, बी के तुलना में। यानी कि अगर बी का आय 100 होगा तो इसका 120 होगा। रेशियो निकालो 6/5, यानी कि ए और बी है तो ए की आय 6 यूनिट तो बी की आय 5 यूनिट। अब जो प्रश्न में पूछ रहा है वो करो, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत कम होगा। बी की आय पूछ रहा है ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, तो बी की आय 1 यूनिट कम है ए के तुलना में, और ए के तुलना में प्रतिशत बताना है तो 1/6, यानी 1 का जो है कुल 6 है और 1 यूनिट कम है बी का, प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे, कटाएंगे तो आएगा 16:2/3%। ठीक है, 16:2/3%। 6 एकम 6 हो जाएगा, 4 0 6 6 के 36 और 4/6 होगा तो कट के आएगा 2/3, यानी 16:2/3% इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि रमेश अपनी आय का 15% पढ़ाई पर और शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है और 2380 बचा लेता है तो उसका आय क्या होगा। ठीक है, रमेश का आय 100 रुपये रहा होगा। ठीक है, 100 रुपये रहा होगा और 100 रुपये यानी कि 100%, उसका आय कुल कितना होगा, शुरुआत में 100% रहा होगा। ठीक है, 15% पढ़ाई पर खर्च करता है। ठीक है, यानी आय का 15% पढ़ाई पे खर्च करता है तो 100 रुपये रहा होगा, उसका 15% पढ़ाई पे खर्च कर दिया, का मतलब गुणा 15%, तो इतना रुपया तो वो पढ़ाई पे खर्चा कर दिया। अब इतना जब पढ़ाई पे खर्चा कर दिया तो कितना बचा, अब तो 100%, यानी कि x का 15% खर्चा किया, x का 15% खर्चा किया तो x का 85% बचा होगा, x का 85% बचा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि शेष, यानी शेष मतलब जो बचा हुआ, इसके बारे में बात कर रहा है। 1 गुने 85% का 30% भोजन पे खर्च करता है। ठीक, अब इसका 30% भोजन पे खर्च करता है, यानी 1 गुने 85% का इसका 30% भोजन पे खर्च करता है और रुपए में 2380 रुपये बचा लेता है, यानी रुपए में दिया हुआ कितना रुपये सेविंग कर लेता है। तो जब
शेष का 30% भोजन पे खर्च कर देता है तो बाकी अब कितना बचा, तो 30% इस x गुने 85% का 30% तो खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना, तो x गुने 85% का 30% तो खर्च कर दिया तो बचा 70%। और ये जो होगा किसके बराबर होगा, 2380 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, 2380 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं, 85% को रेशियो में बदलेंगे तो 17/20 आएगा, और 70% को रेशियो में बदलेंगे तो 1/7 आएगा, सॉरी 7/10 आएगा। ठीक है ना, 70% को बदलेंगे तो 7/10 आएगा। ओके, सो अब हमें वैल्यू रखना है बस, तो x गुने 85% को रेशियो में बदले तो 17/20, गुणा करेंगे 70% को रेशियो में बदलेंगे तो 7/10 बराबर हो जाएगा 2380। अब कुछ करना नहीं है, अब हम लोगों को क्या करना है, x का मान निकालना। तो x बराबर 2380 गुणे 20 गुणे 10 बटा में 17 गुणे 7, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21 और 2 8 7 28 यानी 340 बार में, 17 दूना 34 यानी 20 बार में, 20 गुने 20 करेंगे तो 400, 400 गुने 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4000। कितना आ जाएगा, 4000। यानी x जो रहा वो x का मान हो गया 4000, यानी उसका जो आय होगा रमेश का वो कितना होगा, 4000। यही हमें प्रश्न में पूछ रहा था। इस तरीके से आसानी से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देख लेते हैं। क्या कहता है कि यदि चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपए में 3.5 किलो अधिक चावल खरीद पाता है तो चावल का घटा हुआ दर बताएं। ठीक है, यहाँ पर ये चीनी वाला जो पिछला एक क्वेश्चन करा उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है ये। माना हमने कि चावल का शुरुआती मूल्य x रुपये पर केजी रहा होगा। ठीक है, शुरुआती में x रुपये पर केजी चावल का मूल्य रहा होगा। 20% की कमी हो गई जिसकी वजह से 77 रुपये में उसे 3.5 किलो अधिक चावल मिल गया। अब ग्राहक द्वारा शुरू में भी 77 रुपये ही खर्च किया गया और 20% कमी होने के बाद भी 77 रुपये खर्च किया गया, तो स्वाभाविक है कि जब रेट में कमी हुआ तो चावल कुछ ना कुछ अधिक मिलेगा, और वही हो रहा है कि उसे 3.5 किलो चावल अधिक मिल रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे कि जितना प्रतिशत कमी हुआ यानी कि 20% की कमी हुई, इस प्रतिशत को सबसे पहले रेशियो में बदलेंगे। ठीक है, तो रेशियो में बदलेंगे तो 20 बटा कितना होगा 100, कट कर कितना आ जाएगा 1/5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बटे वाला क्या है, ओरिजिनल होता है यानी शुरुआती, तो 5 यूनिट जो होगा वो शुरू में चावल का कीमत रहा और 1 यूनिट की कमी हो गई। 5 यूनिट चावल की कीमत रहा, 1 यूनिट की कमी हो गई, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5 से वो कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि 1 यूनिट की कीमत में कमी हुई। और 1 यूनिट मतलब कि 20% कमी यानी कि 1 यूनिट की कमी हुई, तो 5 यूनिट से कितना हो गया 4 यूनिट हो गया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 5 यूनिट शुरुआत में खर्च हो रहा था चावल को खरीदने के लिए। ठीक है, और जो कि रुपए में 77 रुपये दे रखा है, यानी कि 5 यूनिट 77 रुपये के बराबर, तो 1 यूनिट 77/5 यानी 1 यूनिट का मान होगा 77/5। अब 1 यूनिट की कमी होने की ही वजह से 3.5 किलो अधिक चावल मिला, यानी कि 77/5 रुपये की कमी होने की वजह से ही 3.5 किलो अधिक चावल मिला। ठीक है, 3.5 किलो अधिक चावल मिला क्योंकि 77/5 रुपये कम हुआ, और ये जो है वो अधिक लग रहा है, वो जितना खर्च कर रहा था शुरू में उतना ही करा, यानी ये भी पैसा लगा दे रहा है खरीदने में, तो उसकी वजह से 3.5 किलो उसको अधिक चावल मिला, तो हमें 1 किलो का दाम निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो 3.5 किलो को हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं, कितना 7/2। अब क्या करेंगे कि 77/5 को 7/2 से भागा दे देंगे, पर केजी हमें निकालना है तो भागा देंगे। अब कितना आ जाएगा यहाँ लिख लेते हैं, तो 77/5 गुणे 2/7, तो ये हो गया 11, कट जाएगा 11 दूना 22 बटे में कितना आ जाएगा 5, ये कटाएंगे तो 5 का 20.4 यानी कि 4 रुपये 40 पैसा। ठीक है, इतना रुपए ऐसे लिख सकते रुपए पर केजी, यानी जो घटा हुआ कीमत होगा चावल का, घटा हुआ जो रेट होगा दर होगा वो होगा 4 रुपये 40 पैसे। यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब अगर ओरिजिनल पूछे
तो ओरिजिनल भी निकल सकता है। ये आपका 80% है, यानी कि घटा हुआ मूल्य 20% की कमी हुई है, तो 20% कम वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 1% का मान निकालेंगे और फिर 100% का मान निकाल लेंगे, तो हमारा शुरुआती जो कीमत है वो चावल का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोहित को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे, पर वह 140 अंक प्राप्त किया और 7 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे? ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे हम ये बताने, कुल कितने अंकों के थे ये परीक्षा। ठीक है, तो इस चीज़ को बताना। तो देखो सिंपल सी बात है कि पास होने के लिए उसे कितने प्रतिशत चाहिए, तो रोहित को पास होने के लिए 35% चाहिए। ठीक है, उसको मिला कितना, 140 अंक। कितना से फेल हुआ वो, 7 अंक से। यानी कि अगर रोहित को 7 अंक और मिल जाता तो वो पास हो जाता है। यानी रोहित अगर कुल 147 अंक लाता तो वो पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क्स जो 147 है और प्रतिशत में वही कितना है, 35%। तो प्रतिशत में 35 है और मार्क्स, पासिंग मार्क्स में 147 है। इसका मतलब ये हुआ कि 35% 147 के बराबर होगा। ठीक, तो 1% का मान हम लोग निकाल सकते, तो 1% बराबर 147 बटा में कितना हो जाएगा, 35। 1% का मान 147 बटा में 35। तो हमें 100% का मान निकालना है, क्योंकि हमें कुल अंक बताना है। तो कुल अंक बताना है तो 147 बटे 35 गुणे कितना हो जाएगा, 100। अब कट जाएगा ये, 5 7 35, 20 5 100, 7 दूना 14, 7 एकम 7, यानी कितना हो गया, 21 गुने 20 कर देते हैं तो 21 दूना 42, यानी कितना हो जाएगा, 420 मार्क्स। यानी टोटल मार्क्स कितने थे, तो उस परीक्षा में कुल मार्क्स 420 थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि यदि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर 10 अंकों से फेल होता है और एक अन्य विद्यार्थी 42 अंक प्राप्त कर 1 अंक पास से अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा के कुल अंक बतावे। ठीक है, जो चीज़ें दिए हुए हैं उस चीज़ों को हम लोग केवल लिखेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। यदि एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी और 10 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 10 अंक इसके कम आते, तो यहाँ लिख सकते हैं -10, यानी अगर 10 अंक और ज़्यादा आते तो पास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक अन्य विद्यार्थी की बात कर रहा है कि 42% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 42% अंक प्राप्त करता है और 1 अंक पास से अधिक आता है, यानी पासिंग से 1 अंक उसको ज़्यादा प्राप्त होता है। तो 42% में 1 अंक अधिक आता है उसे। तो परीक्षा में कुल कितने अंक थे, मतलब परीक्षा जो कितने अंकों का था, इसको निकालना है। हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर -10 है, यहाँ है +1। ठीक, पासिंग से 10 अंक कम और पासिंग से 1 अंक ज़्यादा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की अंतर कितना होगा, 11। पासिंग से 10 अंक कम और पासिंग से 1 अंक ज़्यादा, तो पासिंग से 10 अंक कम यानी पासिंग से 10 हो गया। ठीक है, पासिंग तक पहुँच गए 10 तक, और 1 अंक ज़्यादा यानी 11। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना होगा, 11 अंक का अंतर। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से यानी 20% से लेके 42% के बीच में अंतर कितना है, तो 22% का। ठीक, यानी कि ये हुआ कि 22% 11 अंकों के बराबर, तो 1% कितना के बराबर, 11 बटा 22। अब जब 1% का मान निकल गया तो 100% का भी मान निकल जाएगा। तो 100% बराबर 11 बटा 22 गुने 100 कर देंगे। 11 दूना 22 कट के कितना आ जाएगा, 50। यानी कितना टोटल अंक थे, तो कुल 50 अंक थे परीक्षा। ठीक है, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यदि किसी शहर की जनसंख्या 5% प्रति वर्ष बढ़ता है और अभी की जनसंख्या 1,60,000 है, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा। ठीक है, हर साल 5%, 5%, 5%, 5%, 4 साल बढ़ा। पहला साल 5% बढ़ा तो दूसरा साल उस 5% पे भी बढ़ेगा, यानी तीसरा साल अब वो 5% बढ़ा, उस पे 5% लगेगा,
और फिर तीसरा साल से चौथे साल में आएगी तो उस पर जो 5% बढ़ा था उसका 5%, यानी कि जो बढ़ रहा है, जो बढ़ोतरी हो रही है कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा हो रहा है। यानी कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जनसंख्या को सीधे मान लेते हैं P प्रिंसिपल, फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T, यानी टाइम होता है। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, P के जगह पे 1,60,000 रख देना है प्रिंसिपल, 1 प्लस R रेट 5% बटा में 100 और पावर में 4 कर देना। ये कट के आ जाएगा कितना 20, यानी कि 21/20, तो 1,60,000 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20 आ गया। अब ये 4 जीरो जो होंगे, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कट जाएगा। अब ये पूरा 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 16 कैंसिल आउट। 21 गुना 21 गुना 21 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 19448 एक आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 19448 एक जनसंख्या हो, क्योंकि अमाउंट होता है ना। तो 1,60,000 के साथ में उसमें जो जनसंख्या 5% हर साल बढ़ा वो जुड़ गया, तो 1,94,481 जनसंख्या हो गया। अब रेशियो मेथड से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन चीज़ें वही आने वाली है। 5% को रेशियो में बदलेंगे तो 5/100 यानी कि 1/20, यानी कि कुल 20 था जनसंख्या, पहले साल में 21 हुए, फिर दूसरे साल में भी वही 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, लेकिन रेशियो में बहुत बड़ा आ जाएगा। ये तो कुल जनसंख्या हुआ शुरुआती का, और ये बढ़ा हुआ हो गया, तो बात तो वही होगा। यानी ये कुल हो गया, तो कुल इतना है तो 1 यूनिट का मान निकालना होगा, तो 1,60,000 में 20 गुने 20 गुने 20 गुने 20 करना होगा, ठीक है। और बढ़ा हुआ 21 गुने 21 गुने 21 गुने 21 करना होगा। तो चीज़ें तो वही आ रही है ना, चीज़ें तो वही आ रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। तो आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही प्रयोग कर लेना है और कुछ नहीं। अब इस तरीके के प्रश्न में होता क्या है कि कभी कभी जनसंख्या घटते हुए भी दिखाता है, तो जब घटते हुए करेगा तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या रख लेंगे, माइनस रख लेंगे, बस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 25% का 25% का मतलब गुणा 25% यानी 1/4 का 25% यानी 1/4 बराबर 1/16 भागा दे दें। भागा देंगे तो आएगा 0.0, क्योंकि 100 बनाना पड़ेगा इसको, तो 0.0, 16 छक्के 96, 4 जीरो बचेगा ना, तो 16 दूना 32 और 8 जीरो तो 16 50, यानी कितना आ जाएगा 0.0625, यही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय पूछ रहे हैं। अब मान लेते हैं कि चमन लाल का मासिक आय 100 रुपये रहा होगा, चमन लाल का मासिक आय 100 रुपये रहा होगा, और जो 100 रुपये रहा होगा वो अपने आप में 100% होगा। जो भी मासिक आय होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अब 20% भोजन पे खर्च करता है, 20% किस पे, तो भोजन पे खर्च करता है, 30% वस्त्र पर खर्च करता है, और 15% किस पे खर्च करता है, तो मनोरंजन पे खर्च करता है, ठीक है। 15% मनोरंजन पे, यहाँ मनोरंजन होगा, तो 15% मनोरंजन पे खर्च करता है। इतना खर्च कर लेता है और खर्च करने के बाद बचा लेता है 700 रुपये। तो प्रतिशत में भी देख लेते हैं कि प्रतिशत में कितना बचाता है। तो 100% तो कुल है, घटाओ जितना खर्च कर देता है उसको जोड़ के घटा देना है, 30% प्लस 20% प्लस 15%, यानी कि 100% घटाओ 20 से 30 50 65% को घटाएंगे तो आएगा कितना, 35%। अब ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ पैसा है 35%, और रुपए में भी दे रखा है 700 रुपये, यानी कि यह हुआ कि 35% 700 रुपये के बराबर होगा। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 700 को 35 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹20, यानी 1% का मान 20 रुपये, दोनों तरफ 100 से गुना कर दो, यानी 100% का मान निकालना है, तो 100% बराबर 100 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये,
यानी कि चमन लाल का आय कितना था कुल, तो 2000 रुपये था। यही प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 21 को देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है। अब इसमें भी हम लोग मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का आय 100 रुपये रहा होगा। ठीक है, उस व्यक्ति का आय 100 रुपये रहा होगा। ठीक, अब 100 रुपये का 1/5 भाग अपनी पत्नी को देता है। ठीक है, 100 रुपये का 1/5 भाग अपनी पत्नी को दे देता है। इतना देने के बाद उसके पास अब बचेगा कितना, 100 रुपये का 1/5 भाग, यानी कि 5 भाग में 1 भाग दे दिया तो उसके पास बचा कितना, तो 5 भाग में 4 भाग बचा, यानी 100 गुणे 4/5। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि बचे हुए का यानी कि शेष का, शेष इतना बचा है यानी 100 गुणे 4/5। अब बचे हुए का 2/7 भाग बड़े बेटे को देता है। ठीक, तो 2/7 भाग यहाँ लिखेंगे 100 गुणे 4/5 गुणे 2/7, ये बड़े बेटे को दे देता है। तो अब उसके पास अब कितना बच जाएगा, तो 2/7 भाग देता है तो 5/7 भाग बचेगा, यानी कुछ इतना बचेगा, 100 गुणे 4/5 गुणे 5/7 भाग, इतना बचेगा। अब ये बचे हुए मतलब ये बचे हुए देने के बाद शेष पूछ रहा है, फिर शेष का 1/4 भाग देता है, तो बचा हुआ अब इतना है। अब इतना का 1/4 भाग छोटे बेटे को देता है, यानी 100 गुणे 4/5 गुणे 5/7 गुणे 1/4 दे देता है। ठीक है, यहाँ हम लोग ब्रैकेट यूज कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इतना जो भाग है वो छोटे बेटे को देता है, तो अब कितना बच गया, तो 4 में से 1 भाग दे दिया तो 3 भाग बचा, यानी 100 गुणे 4/5 गुणे 5/7 गुणे 3/4, यानी 4 में से 1 दे दिया तो 3/4 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि ये रिमेनिंग बचा और वो 900 रुपये के बराबर है, यानी ये कितना के बराबर है, 900 रुपये के बराबर। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा तरीका है जो बेसिक्स है उसको हमने समझा। अब फटाफट हमें बनाना है, फास्ट बनाना है, ऐसे बनाएंगे तो टाइम लगेगा। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करते हैं, तो 100 रुपये उस व्यक्ति का आय रहा होगा। ठीक है, 100 रुपये उस व्यक्ति का आय रहा होगा, तो 100 रुपये का 1/5 भाग पत्नी को दे देता है। 100 रुपये का 1/5 भाग पत्नी को देता है और फिर शेष पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें शेष को केवल ले लेते हैं और जो दे देता है वो दे देता है। तो 1/5 भाग x का देता है तो 4/5 भाग बचता है, तो जो बचा है बस उसको लेके चलना है। ठीक, जो बचा है उसको लेके चलना है। अब जो बचा हुआ उसका 2/7 भाग बड़े बेटे को दे देता है, तो 2/7 भाग तो दे दिया, तो दिया हुआ तो नहीं लेंगे, जो बच गया वो तो 2/7 यानी 7 में 2 दे दिया तो 5 बचा, तो 5/7 भाग बचा है। अब क्या करेंगे, अब जो शेष है तो शेष तो इतना बचा है। अब शेष का 1/4 भाग छोटे बेटे को देता है, तो 4 भाग में 1 भाग तो दे दिया तो 3 भाग और बचा है, तो 3/4 भाग बचा, जो कि ये कुल बचा हुआ है वो 900 रुपये में 900 के बराबर है। ये 900 के बराबर है। अब करना कुछ नहीं है, x बराबर इसको इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ से भी कटा सकते हैं, 3 से कट जाएगा 300 बार में, ये कट जाएगा 5 छक्के 30 60 बार में, ये कट जाएगा 15 चौका 60। अब x बराबर ये तीनों गुणा में जाएगा उधर, तो 15 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 चौका 60 और 6 5 30 हो जाएगा ना, 300 गुणे 7। ठीक, तो 17 21 यानी कितना आ जाएगा 2100 रुपये, यानी उस व्यक्ति की आय कितनी थी कुल, तो 2100 रुपये थे। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर ये होगा। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना पाते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है कि एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करता है, वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार को मिले 54% मत और वो 640 मतों से जीत गया, यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को मिलेंगे कुल तो 100% मत पड़े,
54% जीतने वाले को पड़े, घटा देंगे तो 46% किसको पड़ा, हारने वाले को। अब जीतने वाले और हारने वाले के बीच का जो मत प्रतिशत अंतर होगा वो कितना होगा, 8%। यानी जीतने वाले उम्मीदवार को 8% अधिक मत मिला। ठीक, प्रतिशत में मान 8% और ऐसे 640, यानी कि 8% कितना के बराबर, तो 640 के बराबर। तो 1% कितना के बराबर, तो 640/8 के बराबर। दोनों देने 100 से गुना कर दे तो 100% का मान निकलेगा, यानी 100% बराबर 640/8 गुने 100 कर देते हैं, 8 × 8 = 64, 80 बार में 80 गुने 100 करेंगे तो आ जाएगा 8000 मत। यानी कि कुल मत कितने पड़े, तो 8000 पड़े। तो इस प्रश्न का उत्तर 8000 होगा। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी से घटकर 8 रुपये प्रति केजी हो जाता है। कोई व्यक्ति उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। ध्यान दीजिएगा, खर्च उसको पूर्ववत रखना है, यानी शुरू में जितना खर्च करता है, घटे या बढ़े उससे उसको कोई मतलब नहीं बनता, खर्च को पूर्ववत रखना है। अगर 100 रुपये खर्चा करता है तो शुरू में भी 100 रुपये खर्चा करेगा, घटने के बाद भी वो 100 रुपये खर्चा करेगा, भले ही उसमें मटेरियल ज़्यादा आ जाए, उससे उसको मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी कंसेप्ट पे बनेगा ये क्वेश्चन। 10 रुपये प्रति केजी, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये प्रति केजी था पहले, और अब घटकर हो गया 8 रुपये प्रति केजी। यानी कि कितना का कमी, तो 2 रुपये का कमी हुआ पर केजी पे, माने 1 किलो पे 2 रुपया कम लगेगा। अब तो मान के चलते कि कोई व्यक्ति 1 केजी ही खपत करता है, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 1 केजी ही खपत करता है, तो 1 केजी खपत करता है, यानी शुरू में उसको 10 रुपया देने होंगे 1 केजी खपत करने के लिए। बाद में क्या हुआ कि 2 रुपये का कमी हुआ, तो अब उसको 1 केजी अगर चाहिए तो 8 रुपये में मिल रहा है, तो 8 रुपये में तो उसको 1 केजी मिल गया। लेकिन अब वो व्यक्ति चाहता है क्या कि वो 2 रुपये जो बच रहा है उसके पास, 2 रुपये जो बच रहा है उसके पास, वो वापस घर नहीं ले जाएगा, उसको भी खर्चा करेगा, भले ही वस्तु ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, यानी कि शुरू में 10 रुपये खर्चा करता था तो बाद में भी 10 रुपये ही खर्चा करेगा, भले ही वस्तु की मात्रा बढ़ जाए या ज़्यादा मिल जाए, उससे मतलब नहीं है। तो 2 रुपये में और भी कुछ वस्तु ज़्यादा मिलेगा। पहले तो 1 केजी ही 10 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 8 रुपये में 1 केजी मिला, यानी 2 रुपये के बदले कुछ और भी ज़्यादा वस्तु मिलेगा। और यही बढ़े हुए वस्तु की हमें क्या बताना है, खपत, वही बढ़े हुए यानी खपत जो बढ़ जाएगा उसी के प्रतिशत मान हमें बताना है। तो जब 8 रुपये में 1 केजी मिलेगा तो 2 रुपये में कितना मिलेगा, 8 रुपये में 1 केजी, तो 2 रुपये में कितना, 250 ग्राम। 250 ग्राम का मतलब कि 2 रुपये में अगर केजी में बदले तो 2 रुपये में 1/4 केजी मिलेगा, 1/4 केजी। अब हमें वही बताना है कि पहले के तुलना में कितना प्रतिशत से खपत बढ़ गया। ठीक, पहले तो 1 केजी खर्चा करता था, यानी खपत उसका 1 केजी था, और बाद में उसका खपत कितना हो गया, बढ़ गया, 1/4 बढ़ा, तो 1 केजी पे 1/4 बढ़ा। प्रतिशत मान पूछ रहा है, गुने 100 करते हैं, तो 1/4 गुने 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, यानी कि 25% का क्या हो गया, खपत में वृद्धि हो गई, मतलब बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ एक कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। ये तो आपको खपत पे हमने बताया, ठीक है, ये हमने क्या बताया, खपत पे बताया। ठीक है, तो ये हमने बताया खपत पे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि खर्च पे भी हम लोग प्रतिशत मान जो निकालेंगे वही होगा जो खपत पे होगा। यानी खपत का प्रतिशत मान निकालिए या फिर खर्च का प्रतिशत मान निकालिए, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि खपत का ना निकाल के खर्च का ही प्रतिशत मान निकाल देते हैं, जो कि आसानी होता है, ये लेंदी हो जाता है कि हम लोग फिर वजन निकालेंगे कि वो 2 रुपये में कितना केजी खरीदेगा, ये चीज़ है, तो वो लेंदी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट खर्च पर ही प्रतिशत मान निकाल देंगे, वही प्रतिशत मान होगा। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पे 10 रुपये प्रति केजी है, 10 रुपये प्रति केजी है, वो 8 रुपये प्रति केजी हो जाता है। ठीक है, यानी कि 2 रुपये का कमी होता है पर केजी पे। ठीक है, तो 2 रुपये का कमी होता है 8 रुपये पे, अब कितना बढ़ा दे वो,
यानी अभी तो अब 8 रुपये पर केजी हो गया ना, तो वही पूछ रहा है कि कमी होने के बाद वो खपत में कितना प्रतिशत बढ़ा दे। तो 8 रुपये का वो खरीद रहा है, जबकि उसे 10 रुपये का खरीदना था। शुरू में वो 10 रुपये का खरीदता था, अब 8 रुपये का खरीद रहा है। ठीक, यानी कि 2 रुपये का और उसे खरीदना है। ठीक, तो 8 रुपये पे 2 रुपये बढ़ा रहा है, तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 25%। यानी अगर हम खर्च पे भी प्रतिशत निकालें तो वही निकलेगा जो खपत पे प्रतिशत निकलता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट होता है इस क्वेश्चन में कि हम लोग क्या करते हैं कि खर्च का प्रतिशत निकाल लेते हैं, खपत का प्रतिशत ना निकाल के। खपत के प्रतिशत निकालने में लेंदी हो जाता है और खर्च का प्रतिशत आसानी से दिखता है कि इतना कम हुआ, इतना ज़्यादा हुआ। एक बात ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट एक ध्यान रखिएगा। क्या कंसेप्ट है कि हम लोगों को प्रतिशत मान जब भी निकालना होगा तो बाद वाले पे निकालेंगे। बाद वाले का मतलब क्या कि वृद्धि होने के बाद जो मूल्य हुआ या कमी होने के बाद जो मूल्य हुआ उस पे हमें प्रतिशत निकालना। अगर मान के चलते कि 10 से 12 रुपये हो जाता है तो हम 12 रुपये पे फिर क्या निकालते? प्रतिशत मान निकालते, कमी या ज़्यादा जो भी। ठीक है, तो 10 से 8 हुआ है तो 8 पे प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट वर्तमान वाला हम लोग देखेंगे ना, वर्तमान वाला कि अभी क्या स्थिति है। तो अभी के अनुसार ना हमें बढ़ाना है, पहले क्या था उससे क्या मतलब। अभी के अनुसार हमें बढ़ाना है या अभी के अनुसार हमें घटाना है। तो हमको देखना है कि अभी वर्तमान में उसका कितना मूल्य है और उसके अनुसार हमें बढ़ाना है, उसके अनुसार हम प्रतिशत बताएंगे। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूज जाते हैं लोग, तो इसमें कंफ्यूजिंग का कोई बात नहीं है। हमें देखना है कि अभी क्या रेट चल रहा है। ठीक है, अभी उसकी क्या मूल्य है, उस वस्तु की क्या मूल्य है। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा और इस तरीके का क्वेश्चन सिंपली क्लियर हो जाता है। एक प्रश्न उसी पे आधारित है, इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो जाता है, तो कोई व्यक्ति खर्च पूर्वत रखने के लिए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 20 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 30 रुपये प्रति केजी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना? तो 10 रुपये प्रति केजी क्या हो गया? बढ़ गया। तो हम लोग क्या बताएंगे प्रतिशत? वर्तमान में तो 30 रुपये प्रति केजी है, पहले 20 रुपये था, अब तो 30 रुपये है। तो वो 20 रुपये शुरू में खर्च करता था, अब उसे 30 रुपये खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन वो 20 ही करना चाहता है, यानी कि खर्च को पूर्वत रखना चाहता है, यानी कि 10 रुपये कम खर्च करना चाहता है। किस पे? तो 30 पे, क्योंकि वर्तमान में 30 रुपये केजी है, तो इसके तुलना में प्रतिशत निकालना है। तो 10/30 से गुने क्या कर देंगे? 100, यानी कि केवल खर्च का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो खपत का प्रतिशत निकल जाता है। इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है। तो 33:1/3% या फिर आप इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा यही आपका होगा, यानी इतना प्रतिशत का हमें कमी करना है। ठीक है, तब जाके खर्च पूर्वत रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फ्रेश अंगूर में 80% पानी पाया जाता है, जबकि सूखा अंगूर यानी कि किशमिश में 15% पानी पाया जाता है। तो 13.6 केजी फ्रेश अंगूर से कितना किलोग्राम सूखा अंगूर निकाला जा सकता है। यानी कि हमें फ्रेश अंगूर 13.6 केजी दिया हुआ है और उसमें से हम लोग कितना केजी किशमिश निकाल सकते हैं, यानी सूखा अंगूर। डेटा को सबसे पहले देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कि फ्रेश अंगूर दे रखा है, फ्रेश अंगूर दे रखा है जिसमें 80% पानी है, तो कुल तो 100% होगा, जिसमें से 80% पानी है तो 20% क्या होगा? 20% गुद्दा होगा, क्योंकि किशमिश में दो ही चीज़ मिलेगा, या तो पानी मिलेगा या तो पल्प मिलेगा। तो 20% पल्प मिलेगा। अब सूखा अंगूर को भी देख लेते हैं। सूखा अंगूर यानी कि किशमिश, तो सूखा अंगूर में देखते हैं तो 15% पानी दे रखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। तो 15% पानी है और अब बचा कितना? तो 85%। किशमिश का टोटल तो 100% होगा, 15% पानी तो 85% पल्प। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर फ्रेश अंगूर का 20% निकालिएगा तो पल्प निकलेगा, अगर किशमिश का 85% निकलेगा तो वो भी पल्प निकलेगा, और दोनों की वैल्यू सेम होगी
क्योंकि ये किशमिश से 85% निकाल रहा है और ये फ्रेश अंगूर से। तो फ्रेश अंगूर में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, स्वाभाविक है, तो उसका 20% ही पल्प निकल जाएगा। और अगर वही किशमिश होगा तो उसका 85% निकालिएगा तो वो पल्प निकलेगा। अब हमें फ्रेश अंगूर की मात्रा दे रखा है, यानी 13.6 kg। अब 13.6 kg में से 13.6 kg में से मान के चलते कि x kg किशमिश निकलता है। 13.6 kg में से x kg किशमिश निकलता है, यह हम मान के चलते हैं। तो 13.6 kg का अगर 20% निकलेगा तो उतना ही पल्प निकलेगा जितना x kg किशमिश में से निकलेगा, क्योंकि यह जो x kg किशमिश निकाले हैं वो इसी में से निकाले, यानी 13.6 में से निकाले। ठीक है, क्योंकि इसी में से हमें निकालना है x kg, इसी का तो मान बताना है। यानी कि दोनों का मात्रा बराबर होगा। यानी कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 20% ऑफ 13.6 बराबर होगा 85% ऑफ x। क्लियर करना है इसको। 20% 13 फ्रेश का अगर निकालते हैं, फ्रेश अंगूर का, तो वो बराबर होगा 85% किशमिश के पल्प को निकालते हैं। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये हो जाएगा 5 का 20, ये हो जाएगा 17 5 85। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 4 × 13.6/17 और भागा देके कटाइएगा तो आएगा 3.2 kg। यानी कुल मिला जुला के बात ये हुआ कि जो सूखा अंगूर निकलेगा, अभी हमने माना कि सूखा अंगूर यानी किशमिश की मात्रा कितना माना x kg, और हमें वैल्यू आया x का, और x का वैल्यू आया 3.2 kg। यानी कि 3.2 kg जो होगा वो 13.6 kg फ्रेश अंगूर से किशमिश निकलेगा। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता, यहाँ मतदाता होगा, वोट नहीं डालते। ठीक है ना, चुनाव होता है 2 उम्मीदवार के बीच, 20% मतदाता वोट ही नहीं डालते। ठीक है, अब बचा 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं तथा जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और तथा 5600 वोटों से जीतता है। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तो हमें पता नहीं है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या है x। ठीक, अब उसका 20% जो मतदाता है वो वोट ही नहीं डालते, मतलब पंजीकृत होने के बाद वोट नहीं डालते हैं। तो 20% नहीं डालते यानी 80% डालते हैं, तो x का 80% डालेंगे। अब 80% 80/100 यानी रेशियो में आ जाएगा 4x/5। यानी इतना जो लोग हैं, इतना जो मतदाता है वो वोट डालते हैं। ठीक है, 20% इसमें से हम कम कर दिए, इतना लोग वोट डालते हैं। अब इतना वोट डालने के बाद होता क्या है कि 12.5% लोगों का वोट इनवैलिड मान लिया जाता है, अवैध मान लिया जाता है। अब किसी भी वजह से हो इनवैलिड मान लिया जाता है। तो 12.5% को 1/8 लिखते हैं। ठीक, यानी कि 8 भाग में 1 भाग जो है अवैध हो जाता है। यानी कि वैध कितना होता है, इसका मतलब कि 7/8। तो कुल तो 4x/5 मतदाताओं के द्वारा वोट डाला गया, जिसमें से 7/8 ही वैध हुआ। तो वैध वाला ही गिनती होता, अवैध वाला गिनती नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुल तो 4x/5 है, अवैध हो गया 7/8, ये गिनती में आएगा। अवैध को निकाल देना है। तो अब देखेंगे कि इतना वोट डाला गया, कुल इतना गिनती हुआ, जिसका 60% वोट जीतने वाले को मिला है। 60% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं। 60/100 करके 3/5 कर देंगे, यानी जीतने वाले को मिलता है 3/5। तो यहाँ पर 5600 वोट अधिक मिलता है उसे, यानी जीतने वाले को 5600 वोट अधिक मिलता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये तो वैध था कुल, मतलब इतना वोट वैध था, 4x/5 × 7/8 ये वैध वोट था, और उसका 3/5 मिला किसको, जीतने वाले को। तो हारने वाले को स्वाभाविक है कि 2/5 मिला होगा, यानी 4x/5 × 7/8 का 2/5 हारने वाले को मिला है। ठीक है, और यह 5600 वोटों से हारा है, और ये 5600 वोटों से मतलब इसका जो है 5600 वोट ज़्यादा होगा इसके तुलना में।
तो दोनों को बराबर करना होगा, तो जो हारने वाला है उसमें 5600 वोट जोड़ दे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा। तो 4x/5 गुने 7/8 गुने 2/5, ये 2/5 होगा, अब प्लस 5600। अब हम लोगों को क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन ऐसे नहीं सॉल्व, यहाँ प्लस है तो यहाँ कटा नहीं सकते हम लोग, तो 4 दूना 8 यहाँ से कट जाएगा। ठीक, अब ये 7 21 x बटा में 5 दूना 10 5 50 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा कितना 7 बटा में 25 x होगा, अब प्लस 5600। अब 21 x बटा में 50 में से 7x बटा 25 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 21x माइनस 14x, तो हो जाएगा 7 बटा में 50x हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं 5600। तो x का मान कितना आएगा, आज 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा यानी कि 800। अब x का मान हो जाएगा ये 800 गुने 50 होगा, तो 8 5 40 यानी 40,000 वोट हो जाएंगे। x माना था क्या, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, जो कि x की मान आई कितना 40,000, यानी कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी 40,000। इस प्रश्न का यही आंसर होगा। अब चलिए इस प्रश्न को एक अलग तरीका से भी सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डालते हैं, मतलब 20% मतदाता वोट नहीं डालते कुल मतदाताओं में, ठीक है, मतदाता, ठीक है। तो 20% नहीं डालते, तो 20% को हम लोग रेशियो में तो बदल सकते हैं ना, तो 20% को लिख सकते हैं 20/100, यानी कि कितना 1/5। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो बटा में 5 है, ये 5 यूनिट कुल वोटर थे, यानी पूरा पंजीकृत मतदाता की संख्या 5 यूनिट, जिसमें से 1 यूनिट वोट नहीं डालते, 1 यूनिट वोट नहीं डालते। तो कुल 5 यूनिट थे पंजीकृत मतदाता, जिसमें से 1 यूनिट वोट नहीं डालते 20%, तो कुल बचे अब 4 यूनिट मतदाता। कुल बचे कितने 4 यूनिट। 4 यूनिट में से 12.5% अवैध घोषित किए गए। अब देखिए 4 यूनिट में से 12.5%, 12.5% को रेशियो में बदलेंगे तो 1/8, इतना अवैध घोषित हो गया। यानी इसमें से, यानी ये जो 4 यूनिट है उसमें से अवैध जो वोट थे उसको निकालना होगा। ठीक, तो कुल 4 यूनिट का 1/8 जो भाग है वो अवैध हो गया। ठीक है, यानी कुल तो 4 यूनिट बचे थे और वोटर तो वोट डाले, 4 यूनिट कुल वोट डाले मतदाता, लेकिन उसका 12.5% को किसी भी तरीके से इनवैलिड मान लिया गया, यानी 1/8 हिस्से को इनवैलिड माना गया। तो 4 दूना 8 कट गया, यानी 1/2 यूनिट जो है इनवैलिड हो गया। तो कुल तो 4 यूनिट दिलाया वोट कुल कितना दिलाया 4 यूनिट, जिसमें से 1/2 यूनिट इनवैलिड हो गया। तो अब बचा कितना हमारे पास 3.5 यूनिट बचा। हमारे पास कितना बचा 3.5 यूनिट को आप रेशियो में ही रखें तो अच्छा रहेगा। 7/2 यूनिट हमारे पास क्या बचा, वैलिड वोट बचे। अब वैलिड वोट की गिनती होती है और जीतने वाले प्रत्याशी को मिला 60%। 60% को हम लोग रेशियो में 3/5 लिखते हैं। तो 7/2 यूनिट का 3/5 मिला किसको, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो 7/2 यूनिट का 2/5 मिला, यानी 60% जीतने वाले को, तो 40% हारने वाले को, यानी 2/5 मिला। ठीक, लेकिन ये जो जीतने वाला उसका 5600 वोट ज़्यादा है, तो हारने वाले में अगर 5600 जोड़ दे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, जैसे उसमें किया हमने। तो हो जाएगा क्या कि 7/2 यूनिट, ठीक है, गुने 3/5 बराबर 7/2 गुणे 2/5 प्लस 5600। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर यूनिट लिखना भूल गए, यहाँ पर यूनिट ऐड कर लीजिएगा। तो 7/2 यूनिट गुणे 3/5 बराबर हो जाएगा 7/5 यूनिट प्लस 5600 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि 7 × 21 बटा 5 दूना 10 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 7/5 यूनिट प्लस 5600। अब 21/10 यूनिट में से 7/5 यूनिट को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 दूना 14 यानी 7/10 यूनिट बचेगा। ध्यान दीजिएगा 7/10 यूनिट बचेगा। इधर लिख देते नीचे में, इसको यहाँ लिखते 7/10 यूनिट बचेगा। और 7/10 यूनिट जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, ये इधर ला दिए हैं तो 5600 के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर 5600। इसको कटा देते 7 8 56, ठीक है 7 8 56 यानी 800 बार में। और 800 का गुना करते हैं कितना से 10 से, तो 1 यूनिट इधर आ जाएगा तो 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8000। तो कुल कितना थे, कुल कितना मतदाता पंजीकृत किए थे 5 यूनिट, कुल पंजीकृत मतदाता 5 यूनिट, 1 यूनिट का मान 8000, तो 5 यूनिट का मान 5 गुने 8000 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 40000, यानी कि कुल मत कितने वोट दिए गए, तो कुल 40000 वोट दिए गए। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर होगा। 2 तरीके से बना दिए हमने, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पॉसिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, जो कि प्रतिशत का यह अंतिम प्रश्न रहेगा। उसके बाद हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर निकलेगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, प्रतिशत से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डाले जाएंगे। लेकिन प्रतिशत का जो पूरा चैप्टर है, सिलेबस है, कंसेप्ट है, उसमें ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतिम प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न देख लेते। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। मतलब परिणाम में जो प्रतिशत परिवर्तन, मतलब कितना प्रतिशत का परिवर्तन अगर ऐसा गलती करता है। अब हमें किसी संख्या, यानी कोई संख्या हमें पता नहीं है, तो उस संख्या को मान लेते हैं x। अब उस संख्या से 3/5 से अगर गुना करता है तो 3x/5 संख्या मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन गलती से उसने क्या किया कि उस संख्या से 7/4 से गुना कर दिया, तो प्रतिशत परिवर्तन मतलब कितना ज़्यादा प्रतिशत में वो संख्या बढ़ गया, यही बात बताना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन लग रही है। x तो सेम है, निर्भर करता है 3/5 और 7/4 पे। तो फ्रैक्शनल वैल्यू 7/4 का 3/5 से ज़्यादा है, यहाँ से देख लेंगे। तो करेंगे क्या कि यानी कि 7/4 से गुणा करने पे नंबर की बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो बढ़ी हुई संख्या मतलब कितना से बढ़ता है, इसको सबसे पहले निकालेंगे और उसी का प्रतिशत निकाल देंगे। तो 7x/4 में से 3x/5 घटा देते हैं, बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 35 x - 4 तिया 12x/20। कितना आ जाएगा 35 में से 12 अगर घटा देते तो 23x/20, यानी इतना बढ़ गया है संख्या इतना से बढ़ा, इंक्रीज किया। तो हमें बताना है कि रियल के अनुसार, मतलब जितना रियल में जितना नंबर से गुना करना था 3/5 से, उतना से ये कितना प्रतिशत ज़्यादा हो जा रहा है, ये बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग कि 23x/20 ये है, इसका ये ज़्यादा है ना, कितना पे, तो 3x/5 पे ज़्यादा है। गुणे क्या कर देंगे 100, प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 23x/20 गुणे 5/3x गुणे 100। अब x से x तो कट ही जाएगा, 5 का 20 कट जाएगा और ये 25 कट जाएगा। 25 गुणे 23 करते हैं हम लोग, गुणा कर लेते हैं 25 गुणे 23। 23 गुणे 25 करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 1, 5 तिया 15 और 5 दूना 10 और 1 11, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो आ जाएगा 5 7 और 5, यानी कितना आएगा 575। तो 575 बटे में कितना रहेगा, बटे में कितना रहेगा, तो 3 रहेगा ना, ये सब तो कट गया ना, 3 रहेगा। अब 3 से कटा कर देख लो, तो 3 एकम 3, 3 एकम यहाँ नीचे में कटाते हैं, यहाँ पर 575/3 को कटाते हैं तो 3 एकम 3, 2 7 3 9 27, 3 एकम 3, इसका 2 बचेगा
तो 2/3 यानी 191/2/3% या फिर 191.66% आएगा। ठीक है, तो मतलब कि इतना प्रतिशत से वह संख्या बढ़ जाता है क्योंकि 7/4 से गुणा करते हैं इसलिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का यही उत्तर होगा और यहाँ से आपकी प्रतिशत का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करते हैं। आपकी लिमिटेड सिलेबस के आधार पे इस चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। ये आपके लिए आरआरबी एग्जाम्स के लिए पर्याप्त होंगे। ठीक है, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको अगले वीडियो लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कराए जाएंगे। ओके, मैं आशा करता हूँ कि हमारा ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा, बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो ज़रूर आप कमेंट में कमेंट डालिए कि आपको चीज़ें समझ में आई। अगर नहीं भी आती है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को जल्द से जल्द सही किया जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।